कि इसका उत्तर आपके नोट्स में छुपा हुआ है। अब नहीं ढूंढ पा रहे वो अलग बात है, तो फिर मैं ढूंढता हूँ। बस कल आप हमको याद दिला दीजिएगा, क्लास में जैसे हम ज्योग्राफी शुरू करने जाएंगे तुरंत मुझे बोल दीजिएगा कि सर थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैं क्लियर करके तब 1 मिनट का काम। ठीक है, यानी एक बात तो जान लो कि आपके नोट्स में इस प्रश्न का आंसर है। अब सही वाला मैग्नीफाई ग्लास लगा के देखना पड़ेगा कि कहाँ है। अगर ढूंढ पाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कल हम बात करेंगे। चलिए बेटा, आज हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी मित्र जो ऑनलाइन ऑफलाइन है सभी के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पे चर्चा हो रही है बेटा। तो कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं बेटा, याद दिलाइए तो थोड़ा उसके आगे बढ़े। हो गई है? अच्छा, साम्यवादी अर्थव्यवस्था के कुछ फीचर समझ में आया? अगर पढ़ा है तो कुछ मोटी मोटी बातें दिमाग में होंगी। पहला ये कि ये राज्य आधारित अर्थव्यवस्था होती है। इस अर्थव्यवस्था पे पूरा नियंत्रण किसका होता है बेटा? राज्य का। किस चीज पे नियंत्रण होता है? संसाधन पे नियंत्रण है तो उत्पादन पे नियंत्रण है, और उत्पादन पे नियंत्रण है अब सरकार की मर्जी कि वो वस्तु आप तक कैसे पहुंचाए। तो मैंने बताया था कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी परेशानी है कि यहाँ बाजार तत्व नदारत होता, यानी यहाँ मार्केट नहीं होता। शुरुआत वगैरह मैंने बताया था कि साम्यवाद के प्रबल जो समर्थक रहे हैं वो कार्ल मार्क्स थे। वो जर्मन समाजशास्त्री रहे, अर्थशास्त्री नहीं थे, सोशियोलॉजिस्ट थे। तो उनकी एक सोच थी कि इस तरह की अगर व्यवस्था धरती पर रहे तो ये सबसे बढ़िया व्यवस्था है। साम्यवादी व्यवस्था को कोई नकार नहीं सकता। ये व्यवस्था बुरी नहीं है, ये ऐसी व्यवस्था है कि सबको जीने का अधिकार देता है। और कहा जाता है सबको उनकी क्षमता के अनुसार और सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार ये अर्थव्यवस्था चलती है। क्लियर है? तो कहा जाता है कि इस अर्थव्यवस्था का नारा है बेटा, आदर्श वाक्य है कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। आगे हम नहीं जोड़े क्या? तो क्या कहा गया, ध्यान से सुने। कहा गया प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाएगा और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार वस्तु तथा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मुझे लगता है इससे सुंदर अर्थव्यवस्था कोई हो नहीं सकती। सैद्धांतिक रूप से ये बेहतरीन अर्थव्यवस्था है जिसमें आपको इस बात का कोई टेंशन नहीं है कि मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। ये टेंशन आपका है ही नहीं है। ये टेंशन किसका है? राज्य का है। लेकिन राज्य भी आपसे कुछ कहेगा। भाई बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ऐसे समझें। एक पिता अगर अपने बेटे की हर जरूरत की पूर्ति करता है, उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो पिता भी बेटे से कुछ उम्मीद करता है कि मैं भी अगर तुमसे कुछ कहूं तो सर झुका के मान लेना। और अगर पिता से तुम तड़ाक और बहसबाजी करोगे ना तो शायद हम भी आपको नहीं दे पाएंगे चीजें। ये बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि एक पिता अपने बच्चे की हर जरूरत का ख्याल रखता है, तो बच्चे की भी कुछ प्रत्याशा है ना पिता के प्रति, कुछ जिम्मेदारी है ना, करनी चाहिए। तो ये जो अर्थव्यवस्था ऐसे ही चलती है कि राज्य आपसे आपकी क्षमता के अनुसार कार्य लेगा, वही कार्य लेगा जो आपकी क्षमता है। अगर आप अनस्किल्ड हैं तो आपसे लेबर का काम लेगा, आप स्किल्ड हैं तो स्किल्ड वर्क आपसे कराएगा, लेकिन आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा कि आपकी क्या क्या आवश्यकता है, वह पूर्ति भी राज्य ही करेगा, क्योंकि यहाँ बाजार है ही नहीं। जब बाजार नहीं है तो आप खरीदोगे कहाँ? वो सिंपल सी बात है कि ऐसे समझो जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि मैं आपको पढ़ाता हूं, आपसे शुल्क लेता हूं। नहीं, कोई छुपने वाली बात नहीं है, तो दुनिया जानती है कि आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, आपसे शुल्क लिया जाता है। वो शुल्क मैं क्यों लेता हूँ? क्योंकि मुझे बनना है मुकेश अंबानी? नहीं भैया, वो शुल्क इसलिए लिया जाता है कि कोचिंग की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके, वो छोटी मोटी जो जरूरतें हैं उसकी पूर्ति की जा सके, इसीलिए शुल्क लिया जाता है आपसे। जाहिर सी बात है, ये जो ओनर है ये अपना हाल फ्री में थोड़ी दिए हैं हमको। और जो बिजली है, पानी है, एक आदमी आपके लिए बैठा हुआ है, ये कोई यहाँ पे सोशल वर्क करने पे तो बैठा नहीं है, तो कुछ तो पैसा खर्च होगा ना बेटा। बोल नहीं रहे। अब एक चीज बताइए, इसमें एक व्यवस्था ये भी हो सकती है कि आपको हम फ्री में पढ़ाएं, एक पैसा ना लें, बदले में हमारी आवश्यकता की पूर्ति आप करें।
एक डॉक्टर का बेटा अगर पढ़ रहा हो तो हम उसे कह दें कि भैया आपसे फीस नहीं लेंगे, बस एक बार ध्यान रखना तबीयत खराब होगी तो फ्री में इलाज कर दीजिएगा। एक मोबाइल की दुकान वाले का बेटा पढ़ रहा हो, उससे हम ये कहते हैं कि भैया फ्री में पढ़ाएंगे, वो मोबाइल खरीदने जाएंगे तो दे दीजिएगा फ्री में। तो क्या होगा पैसा भैया, नहीं जरूरत है पैसे की। अगर मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती हो तो जरूरत क्या है पैसे की। साम्यवादी अर्थव्यवस्था यही कहती है कि पैसा लेके करोगे क्या। जब तुम्हारी सारी आवश्यकता की पूर्ति हम खुद ही कर दे रहे हैं तो आपको पैसे की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी बेटा, मैंने आपको नोट कराया था, तथ्यात्मक चीज है, थोड़ा सा याद दिला दें। इस पूरी धरती पर साम्यवादी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था फॉर्मर सोवियत संघ से, है ना बेटा। 1917 में वहां एक क्रांति हुई जिसको हम लोग कहते हैं बोल्शेविक क्रांति, लिखा होगा आपने। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई, रूस की क्रांति हुई, इसको रूस की क्रांति भी कहते हैं, वहीं से पूरी धरती पर पहली बार साम्यवाद स्थापित हुआ। तो 1917 से लेके 1990 तक रूस साम्यवादी अर्थव्यवस्था में था। ठीक ठाक अवधि है बेटा, 1917 से 1990 की अवधि ठीक ठाक है। इस बीच में रशिया साम्यवादी व्यवस्था में था, बोले बेटा। चीन की अगर बात करें तो चीन में एक क्रांति हुई ना, मैंने आपसे बोला था, जिसको कहते हैं कम्युनिस्ट क्रांति हुई। ये क्रांति किया माओ से तुंग ने। माओ बहुत बड़ा नाम है, तो कहा जाता है कि माओ के बाद ये साहब हुए हैं, जिनपिंग, जो न जाने कई बार राष्ट्रपति बनने के इरादे में है। क्लियर है बेटा। तो माओ के बाद यही व्यक्ति है जो एकदम कब्जा करके बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कई विद्वानों का यह मानना था कि 1949 के पहले जो चाइना था गुमनामी के अंधेरे में था, कोई चीन उनको नहीं जानता था, एकदम पिछड़ा हुआ बैकवर्ड देहाती ऐसा चीन था। और माओ ने चीन को जगा दिया। और किसी ने कहा था कि चीन में बहुत पोटेंशियल है, चाइना में बहुत क्षमताएं हैं, तो ड्रैगन अभी सो रहा है, ड्रैगन को सोने दो, ड्रैगन को जगाना मत, नहीं तो ड्रैगन कोहराम मचा देगा। तो ड्रैगन को 1949 में जगा दिया किसी ने। किसने जगाया? माओ सेतुंग ने जगा दिया। और ड्रैगन क्या कर रहा है आज की डेट में, जग जाहिर है। अमेरिका तक को आंखें दिखाने की क्षमता रख रहा है, अमेरिका भी घबरा रहा है, पैंतरेबाजी कर रहा है। तो ये बेटा आखिरकार 1949 में माओ ने चीन को जगाया और बंदूक के बल पे सत्ता कब्जा किया। और उसका नारा भी होता था कि सत्ता बंदूक की नली में होती, बैरल ऑफ गन में होती है पावर, और जिसके पास बंदूक होगी सत्ता उसकी होगी। अरे लाखों लोगों को मार गिराया, एक दो लोग मरे चीन में, जो जिसने सरकार का विरोध किया सब कत्लेआम कर दिए गए। अब विरोधी चीन में आज भी चीन की वही दशा है। चीन की सरकार के विरुद्ध अगर किसी ने बोला तो गायब हो जाता है। अभी मैंने सुना चीन के विदेश मंत्री कहीं गायब हो गए, पता नहीं अब तक मिले कि नहीं मिले। अलीबाबा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हुआ करता था कॉमर्स का, उसके सीईओ गायब हैं। एक बार सरकार के खिलाफ बोले कुछ, तब से उनका पता ही नहीं कहाँ है। कौन पूछ रहा है भैया। भारत में तो अगर कोई गायब वायब हो गया तो इतना बवाल मच जाएगा यहाँ के पूछो मत। तो उनका देश अलग है, हमारा देश अलग है। तो 1949 से लेके 1985 तक चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो साम्यवादी थी। 85 से उसकी राजनीतिक व्यवस्था तो है साम्यवादी, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो गई। पता नहीं ये सब लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, ये सब दिमाग में रहना चाहिए बेटा। तो आगे भी हेडिंग कोई बना लिया है क्या? नहीं बनाया। तो एक लास्ट लाइन लिखो बेटा, लिखें बदलते समय के परिप्रेक्ष या बदलते समय के सापेक्ष धीरे धीरे साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्षीण होती गई, समाप्त होती गई। इसके स्थान पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का प्रभुत्व बढ़ा। इसके स्थान पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का प्रभुत्व बढ़ा।
आज की डेट में अगर बात करें बेटा तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था शायद ही कहीं बची है ना बेटा? अगर कहीं बची है तो वो गिने चुने देश हो सकते हैं, और वो भी विशुद्ध साम्यवादी दशा में नहीं है। क्लियर है बेटा? जैसे अगर आप बात करें उत्तरी कोरिया की, वो थोड़ा साम्यवादी जैसा दिख तो रहा है, लेकिन वहां भी सब कुछ साम्यवादी नहीं है। क्लियर है बेटा? मैं सिर्फ ये बता रहा हूं बेटा, अपनी भाषा में लिख लो, लिखने का ढंग सीख लो थोड़ा सा, कि आज की डेट में पूरी दुनिया में साम्यवादी अर्थव्यवस्था नहीं शेष बची है। बस अवशेष कहीं कहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था अब मान लिया गया कि फेल हो गई, ये अर्थव्यवस्था सक्सेसफुल नहीं है। रूस फेल हो गया, रूस की अर्थव्यवस्था फेल हो गई। चीन ने जानबूझ के फेल किया। रशिया में 1990 में फेल हुआ, वहां के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने वहां आर्थिक पे कुछ सुधार करने की कोशिश किया, तो सुधार तो गया भाड़ में, रूस ही टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। चीन जान रहा था, इसलिए चीन ने पूरा प्लान बना के, पूरी योजना बना के 1985 से अपनी अर्थव्यवस्था की डिजाइन बदल दिया। तो चीन अभी एकजुट बना हुआ है। लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा डिप्लोमेट नहीं हूँ बेटा, कोई विदेश नीति का बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन एकदम लिखा पढ़ी में जानिए, बिखरेगा तो चीन भी, आज नहीं तो कल, बस वक्त की बात है। क्योंकि देखो, बहुत सिंपल सी बात है ना, कि गन पॉइंट पे आप बहुत दिनों तक किसी को साथ नहीं रख सकते। अंतर मन से अगर कोई आपके साथ है तो वो साथ बहुत लंबा चल सकता है, लेकिन बंदूक के बल पे हो सकता है थोड़ा लंबा चले, लेकिन एक ना एक दिन सामने वाला अगर ताकतवर हुआ तो फिर आपका साथ तो नहीं ही चलेगा। और चीन में शायद यही सब हो रहा है। आप डरा के, धमका के, बंदूक के बल पे, जेल में डालने के बल पे, और ये सब करके आप जनता को बहुत दिनों तक रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बार जनता सड़क पे आएगी ना, तो जनता के आगे कोई टिकता नहीं है आज तक, इतिहास गवाह है। और इसको कहते हैं क्रांति। चीन में क्रांति होते होते रह गई। मैं बता रहा हूं, वहां एक स्क्वायर है, चौराहा है, थियानमान चौक, एक चौराहा है, जहां ढेर सारे यूनिवर्सिटी के छात्र निकल गए इकट्ठे, और उन्होंने कहा कि हमें लोकतंत्र चाहिए। और एक फोटो बहुत वायरल हो गई, जिसमें सामने एक टैंक आ रहा है, और टैंक के सामने एक बच्चा हाथ खोल के खड़ा है, एकदम ठीक सामने खड़ा है। एक सिंबॉलिक था कि अगर हिम्मत है तो टैंक चढ़ा दो, वो चढ़ा ही देंगे भैया, इसमें कोई शक नहीं है। तो ठीक है, बड़े दसियों हजार बच्चे मारे, चीन ने मार गिराया तुरंत अपने ही बच्चों को, बर्बरता से दमन किया। अब ऑफिशियल डेटा है 10,000, पता नहीं कितने बच्चे मर गए, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सब बहुत दिनों तक तो नहीं होगा ना, आज नहीं तो कल तो गड़बड़ हो ही जाएगी। देखो, भारत में जो कुछ होता है उसको सस्टेनेबल क्यों कहा जाता है, हम बता दें। भारत में जानते हो, लोग सरकार का विरोध करके, सरकार को गरिया के, जितनी समस्याएं हैं उसके बाद अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम नेचुरली आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ भी फैब्रिकेटेड नहीं है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है कोई जोर जबरदस्ती दबाव से बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी आप हवाई अड्डा बनाने का प्रोजेक्ट लेके आएंगे, वहीं बैठेंगे 2000 किसान झंडा बैनर लेके, नहीं बनने देंगे, हमारी जमीन नहीं ले सकते। ये सब छूट है। आप चिल्लाइए, आप चीखिए, सरकार का विरोध करिए, और अगर विरोध कर सकते हैं तो करिए, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। अभी नूह में आपने देखा कि बड़ा उन्माद फैला, सरकार एकदम मूड में आके बुलडोजर लेके निकल पड़ी। हाई कोर्ट ने कहा कि नो, ये बुलडोजर वाला काम बंद करिए, रुकवा दिया ना। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ कुछ भी ज्यादती नहीं होने देंगे। अगर कोई काम आप करते हैं तो रेशनल, चीन में कोई नहीं पूछने वाला है। अगर ऐसी घटना वायदे में चीन में होती ना, तो नूह नहीं होता, होता ही नहीं, खत्म हो जाता वो। हमारे यहाँ तो नहीं होता भैया, सरकार कुछ करने की कोशिश करती है तब तक तथा कथित जो उदारवादी दिलों के लोग हैं वो आप पढ़ते हैं कि नहीं ऐसे कहें वैसे कहें, ये सब हो जाता है। तो यहाँ का विकास अपने ढंग से, उन लोगों का विकास अपने ढंग से। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो विकास हो रहा है इसमें दम है, और चीन का जो विकास हो रहा है उसमें दम नहीं है, क्योंकि बंदूक के बल पे हो रहा है। और हमारा जो विकास हो रहा है नैसर्गिक ढंग से हो रहा है। वैसे अच्छी बात यह है
कि आज की डेट में भारत का विकास सबसे तेज हो रहा है, 3 बंदूक के बल पे भी हमसे पिछड़ गया है। और तभी हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना कि मेरे तीसरे कार्यकाल में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। विरोधी भी कह रहे हैं कि आप बिल्कुल बन जाएंगे, लेकिन विरोधी ये नहीं कह रहे हैं कि आप रहेंगे तभी बनेंगे, आप नहीं भी रहेंगे तो भी बन जाएंगे। क्योंकि ये अब गाड़ी चल पड़ी है ना बेटा, तो अब चलेगी है, ड्राइवर बदलता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी अब चलती रहेगी। बहरहाल, तो थोड़ा सा एक सेंटेंस हम बोलेंगे बेटा, देखें। साम्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य, तथा प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार वस्तु सेवाएं। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार क्या बेटा, वस्तु व सेवाएं। ये नारा है साम्यवाद का, भूलिएगा नहीं बेटा। क्या नारा है? प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। बोला तो इतना ही गया था, हम थोड़ा आगे जोड़ दिए हैं। क्लियर बेटा? तो साम्यवाद का यह आदर्श वाक्य है कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, यही साम्यवाद है ना। अब एक बात और समझिए कि राज्य आधारित अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है, उसमें बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी सुन लें। एक को कहते हैं साम्यवादी और एक को कहते हैं समाजवादी, है ना। हम लोग भी समाजवादी हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक समाजवाद हैं। भारत में भी एक तो पार्टी का नाम ही है समाजवादी पार्टी, तो हमारे यहाँ जो समाजवाद है वो साम्यवादी समाजवाद नहीं है। हमारे यहाँ कौन समाजवाद है बेटा? लोकतांत्रिक समाजवाद है। क्लियर है? साम्यवादी समाजवाद में या साम्यवादी समाज में कहीं कोई अंतर नहीं होता, यानी यहां निजी शब्द नदारत होता है। हम कई बार लिखा चुके हैं, साम्यवादी व्यवस्था में निजी कुछ नहीं होता, सब कुछ क्या होता है बेटा, सार्वजनिक या सरकारी। अगर सरकारी होगा तो साम्यवादी कहलाएगा, और अगर सार्वजनिक हुआ तो समाजवादी कहलाएगा। निजी तो नहीं ही होगा। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। सारे खेतों पे नियंत्रण सरकार का हो जाए, खेती बाड़ी निजी लोग कर ही नहीं सकते, सारी खेती बाड़ी कौन करेगी? सरकार करेगी। तो इसका मतलब है कि अनाज पे भी किसका नियंत्रण होगा? सरकार का होगा। अब सरकार उस अनाज को निर्धारित करेगी कि किसको कितना अनाज देना है, जो सरप्लस बचेगा वो हमारा होगा, हम उसका जैसे चाहेंगे उपयोग करेंगे। एक तो ये तरीका हो सकता है। एक दूसरा तरीका होता है कि जैसे एक गांव है ना बेटा, मैं उदाहरण से आपको समझा रहा हूं। जैसे गांव है, गांव के खेती का कोई रकबा होगा, 100, 150, 200, 400, 500 बीघा कुछ रकबा होगा। अब ये कहा जाए कि गांव के लोग उन खेतों पे खेती करेंगे, वो खेत गांव के किसी व्यक्ति का नहीं है, वो खेत पूरे गांव का माना जाएगा। इस पे नियंत्रण सरकार का नहीं है, उस पे किसका नियंत्रण है? समूह का नियंत्रण है। वो पूरा समूह उस पे खेती करेगा और जिसको जितनी आवश्यकता अनाज की होगी उसको उतना अनाज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बात खत्म। लेकिन दोनों में एक चीज नोटिस किया आपने, दोनों में निजी शब्द नहीं है, या तो सरकारी या तो सार्वजनिक, निजी नहीं होता। तो सरकारी अगर होगा तो साम्यवादी, और अगर सार्वजनिक होगा तो समाजवादी। क्लियर है बेटा? लेकिन यहां निजी तो नहीं दिख रहा है कहीं ना बेटा, और पूंजीवाद में सिर्फ निजी होता है। यहां एक बड़ा बढ़िया सा शब्द यूज होता है ना, मेरा, है ना। ये मोबाइल किसकी है? मेरी। ये लैपटॉप किसका है? मेरा। तो वहां मेरा वारा नहीं होता, हमारा या सरकार का होता है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। अगला क्या बेटा? मिश्रित अर्थव्यवस्था।
अब थोड़ा डायग्राम से देखिए बेटा तो बढ़िया समझ में आएगा। जैसे एक स्केल बना दिया गया कि अर्थव्यवस्थाएं दो प्रकार की हो सकती हैं, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये चरम बिंदु है, आइडियल है, आदर्श है। एक को क्या कहते हैं बेटा? साम्यवादी अर्थव्यवस्था बोले। और एक को क्या कहते हैं बेटा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर है? ये क्या कहता है? और ये क्या कहता है? लेकिन एक चीज नोटिस किया कि 100% संभव ही नहीं है, लिटरली ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप कहेंगे कहें 100% सरकार का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे मेरा परिवार सरकारी नहीं हो सकता, मेरे बच्चे सरकारी नहीं हो सकते, कम से कम ये चीजें तो प्राइवेट हो ही जाएंगी ना। क्या आप कहेंगे नहीं वाइफ भी सरकारी, हस्बैंड भी सरकारी, ऐसा थोड़ा ही होगा। बच्चे भी सरकारी होंगे? अरे नहीं भैया, कुछ तो निजी होगा, है ना। और यहां सब कुछ निजी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको निजी हाथों में देना आग से खेलना। पुलिस निजी नहीं हो सकती, क्योंकि पुलिस अगर निजी हो जाएगी तो बायस्ड हो जाएगी, पक्षपात पूर्वक काम करेगी, है ना। तो पुलिस हमेशा सरकार की होगी, अर्थव्यवस्था चाहे जैसी हो। क्लियर है बेटा? कानून व्यवस्था, लैंड ऑर्डर, ये निजी हाथों में नहीं दिया जा सकता, ये जब होगा तब सरकार के नियंत्रण में होगा। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे जिले का प्रशासन अडानी को सौंप दोगे? अपना एक कंपनी का सीईओ भेज देंगे कि जाओ डीएम बन के काम करो आजमगढ़ का? आपको लगता है कि ये पक्षपात पूर्वक काम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कुछ कार्य ऐसे हैं बेटा जो निजी लोग नहीं कर सकते, तो ये भी 100% नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला कि 100 तो नहीं होता, 95 होता है। बोल नहीं रहे? तो इसका मतलब है कि ये स्केल से थोड़ा इधर खिसक गए। अरे भाई इसको हम लोग 0 मान लें, 0%, तो इधर 100% हुआ, इधर 100% हुआ। तो इस स्केल में जो पूंजीवादी आज के टिक रहा है आज के जमाने में, वो इस पॉइंट पे नहीं टिक रहा है, वो इस पॉइंट पे टिक रहा है। बोल नहीं रहे? और ये पॉइंट कितना बता रहा है? 95%। तो एक्सट्रीम पे तो आज भी नहीं है, और ये भी यहां नहीं है, ये भी कहां है? यहां है 95%। बोल नहीं रहे? तो कहा गया कि इसमें 95% सरकार का नियंत्रण होगा, 5% निजी नियंत्रण होगा, और वहां 95% सरकारी नियंत्रण होगा, 5% निजी नियंत्रण होगा। 100% तो वहां भी नहीं है, 100% यहां भी नहीं, और हो भी नहीं सकता, किया भी नहीं जा सकता, ये संभव भी नहीं है। क्लियर है बेटा? अब इसमें परेशानी यह हो गई कि अमेरिका पूंजीवाद बड़े जोर शोर से शुरू किया। देखो ये व्यवस्था हम मनुष्य ने बनाया है, किसी पराशक्ति ने या दैवी शक्ति ने नहीं बनाया है कि अर्थव्यवस्था आपकी कैसी होनी चाहिए। बोल नहीं रहे? अरे जो हमको सूट करे, जो हमारे समाज का, हमारी मानवता का भला कर पाए, वह व्यवस्था होगी। कोई व्यवस्था आदर्श थोड़ी होती है, जो हमको सूट करेगा वही सही है। तो ठीक है, पूंजीवाद थोड़ा सा सही समझ में आया, आज भी सही समझ में आ रहा। हुआ क्या कि अमेरिका पूंजीवाद के दम पे बड़ा तेजी से आगे बढ़ा। 1930 में अमेरिका की बहुत तबाही हुई। वो 30 का दशक अमेरिका के लिए बड़ा हाहाकारी रहा। बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी अमेरिका में बहुत तेजी से फैलना शुरू की गई, और अर्थव्यवस्था में एक दौर आ गया जिसको हम लोग मंदी कहते हैं, रिसेशन कहते हैं। नाम सुना है मंदी का? अरे बोलते तो है दुकान वाले आजकल काम धंधा बहुत मंदा चल रहा है, वही मंदी है, ठेठ भाषा में समझो। वैसे अर्थव्यवस्था मंदी का कुछ अलग ही अर्थ है, आगे हम आपको बताएंगे। 1930 के आसपास अमेरिका में भीषण मंदी आ गई, महामंदी का असर हुआ,
जिसको हम लोग अर्थव्यवस्था में कहते हैं तीसा की मंदी। क्या कहते हैं? तीसा। तीसा मतलब 1930s, 1930। 1930 की भीषण मंदी आ गई अमेरिका में और उसको कहा गया क्या बेटा? तीसा की मंदी। जब ये मंदी आ गई तो फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया पूंजीवाद पर। अगर पूंजीवाद इतना ही बढ़िया था, ये दुर्गति कहाँ हो गई अमेरिका की? बोल नहीं रहे बेटा। तो फिर नए नए अर्थशास्त्री अपने अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। उसी समय एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स। तो जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा कि ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पूंजीवाद में थोड़ा सा साम्यवाद रहना चाहिए। क्लियर है बेटा? वो इसलिए रहना चाहिए ताकि विषम परिस्थितियों में सरकार मोर्चा संभाल ले। हम लोग कितने चालाक हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल सरकारी भी हैं तो हॉस्पिटल निजी भी हैं, हमारे यहाँ विद्यालय निजी भी हैं तो हमारे यहाँ विद्यालय सरकारी भी है। ये पूंजीवाद है कि साम्यवाद है? ये कोई वाद नहीं है, ये अजीब वाद है। और ये बात वही है, जो मार्केट से सुविधा खरीद सकते हैं वो खरीद लें, और जो नहीं खरीद सकते वो हमारे पास आ जाए, फ्री में सुविधा देंगे। अरे भाई, आपको साम्यवाद, सदर हॉस्पिटल आपको साम्यवाद नहीं समझ में आता? वही ना साम्यवाद है। एक ढेला नहीं लेंगे, फ्री में आपको सुविधा देंगे, दवाई भी देंगे, भले ना दें। कहते हैं ना दवाई फ्री में देंगे। प्राइमरी स्कूल में कहा तो जाता है ना कि आपको निःशुल्क पढ़ाया जाए, और पढ़ाया ही क्यों जाएगा? खाना पीना, वर्दी, कॉपी किताब और स्कॉलरशिप सब आपको फ्री में दे रहे हैं। कोई निजी विद्यालय देगा? सरकार दे रही है ना आपको। यही साम्यवाद है, इसी का नाम साम्यवाद है। सरकार बदले में आपसे पैसा नहीं ले रही है। तो कहने का ये मतलब है बेटा कि उन्होंने सलाह दिया, लेकिन 1950 के आसपास जब ये सब देश गड़बड़ाने लगे, जो साम्यवादी थे, इनकी भी हालत जब खराब होने लगी, तो फिर एक अर्थशास्त्री है ऑस्कर लांज। क्या नाम था उनका बेटा? ऑस्कर लांज। इन्होंने कहा भैया, साम्यवाद में थोड़ा पूंजीवाद बहुत जरूरी है। तो ऐसे समझो कि जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा कि थोड़ा इधर चलो भाई, यानी पूंजीवाद में थोड़ा सा साम्यवाद लाइए। और ऑस्कर लांज ने कहा कि साम्यवाद में थोड़ा पूंजीवाद लाइए। तो दोनों तो एक ही ओर जा रहे हैं ना। दोनों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की। एक ने कहा कि साम्यवाद में थोड़ा पूंजीवाद जरूरी है, और एक ने कहा कि पूंजीवाद में थोड़ा सा साम्यवाद जरूरी है। जैसे मैंने कहा ना कि दाल में चावल मिलाओ, चाहे चावल में दाल मिलाओ, खिचड़ी तो बनेगी ही बनेगी, है ना भैया? ये खिचड़ी। अब इसमें क्या कहा इन्होंने कि आखिर कितना कितना होना चाहिए? 50-50% होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? तो इसमें जॉन मेनार्ड केन्स का कहना था कि संसाधनों के 55% भाग पर निजी स्वामित्व होना चाहिए और 45% भाग पर सरकारी स्वामित्व होना चाहिए। अगर ऐसा दिख रहा है तो हम इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे, लेकिन ये कोई आदर्श मॉडल नहीं है बेटा। आज भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित कहते हैं ना? बोल नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि 55 और 45 का मामला है? मुझे लगता है आज की डेट में तो शायद 80 और 20 का मामला होगा। सरकार तेजी से उन इलाकों से कदम पीछे खींच रही है जो सरकार के नियंत्रण था। एयरलाइंस अपना हटा दिया, नहीं चलाएंगे हवाई जहाज, हम निजी लोग चलाएंगे। रेलवे निजी लोगों को हाथों में सौंपने का पूरा इरादा है, डर के मारे नहीं कर पा रहे हैं। ये सब सरकार का था ना? बोल नहीं रहे। तो धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है? उन इलाकों से अपने कदम पीछे खींच रही है जो सरकार के नियंत्रण में था, उसे निजी लोगों को सौंप रही है। LIC पूर्ण रूप से सरकार का था, है ना? अभी सरकार ने क्या किया कि इसमें निजी लोग भी आ जाओ भाई, और एक दिन सरकार पूरा निकल लेगी, निजी लोग इसको चलाइए। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। किधर बेटा? पूंजीवाद की तरफ बढ़ रही है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था से इसका जो लक्षण शिफ्ट कर रहा है वो किधर शिफ्ट कर रहा है बेटा? पूंजीवाद की ओर कर रहा है।
तो ये बड़ा अच्छा हम लोगों ने चुना कि जब देश गणतंत्र हुआ तो देश के सामने बहुत बड़ा प्रश्न था कि हम कौन वाली अर्थव्यवस्था अपनाएं, या कौन सी अर्थव्यवस्था हमें सूट करेगी, पूंजीवाद सूट करेगी कि साम्यवादी। रूस अलग बुला रहा था, आ जाओ भाई मेरी तरफ। अमेरिका अलग प्रलोभन दे रहा था, हम एकदम आखिरी कंफ्यूज थे उसमें। रूस, अच्छा नेहरू जी थोड़ा सा झुका, उनका साम्यवाद की ओर था। अमेरिका भारत को बरगला ये रहा था कि देखो लोकतंत्र आप हो, मैं भी लोकतंत्र हूं, पूंजीवाद बड़ा अच्छा है, तो आ जाइए हमारी ओर। भारत ने इंटेलिजेंटली एक रास्ता चुना और कहा हम दोनों रहेंगे, हम रूस भी रहेंगे, हम अमेरिका भी रहेंगे, यानी हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। इसका फायदा क्या है कि जैसे जो माहौल देखते हैं हम तुरंत यू टर्न करते हैं। अरे भैया अभी हमारा मन करेगा हम तेजी से साम्यवाद की ओर बढ़ जाएंगे, संविधान ने जगह छोड़ा, फटाफट राष्ट्रीयकरण करेंगे, हर चीज का नेशनलाइजेशन करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना तक जितने भी निजी प्रतिष्ठान थे सबको सरकार ने अपने अधीन ले लिया, हैवी स्टील कंपनी वगैरह दे दिया। वही जिसको टाटा को बेचा आज, ये एयरलाइंस टाटा की थी, सरकार ने ले लिया। सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो अब इसमें आपके पास दोनों विकल्प मौजूद रहते हैं कि जब मन करे यू टर्न कर लो। अभी जो माहौल है वो माहौल कह रहा है कि पूंजीवाद की तरफ चलो, चलेंगे। दुनिया में अगर ये माहौल गड़बड़ाने लगेगा तो फिर हम इधर चलने लगेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों विकल्प मौजूद है। जब हम चाहेंगे साम्यवाद की ओर कदम बढ़ा देंगे, और हमने किया भी यही। एक दौर वो था जब हमको लगा कि सरकारी स्वामित्व बढ़ना चाहिए। खास करके अगर आप देखें तो जब हम गणतंत्र हुए उसके 20-25 सालों तक सरकार क्या करने लगी, हर निजी क्षेत्रों पे कब्जा करना शुरू किया। सारे स्टील इंडस्ट्री निजी सेक्टर में था, सरकार ने ले लिया। हैवी जितनी इंडस्ट्री थी, कारखाने थे, निजी सेक्टर में, सरकार ने ले लिया। बैंकों को सरकार ने ले लिया। फिर देखा माहौल अब कुछ दूसरा चल रहा है, बाजार दूसरी चल रही है, फिर बैंकों को निजी क्षेत्रों में छोड़ दिया। अभी निजी बैंक नहीं है, अब दोनों बैंक साथ साथ चल रहे हैं। अब सरकार को अगर ये लगेगा कि बैंकिंग सेक्टर में अब हट जाना ही बेहतर है तो सारे बैंकों को निजी कर देंगे। आईसीआईसी बैंक निजी है, एचडीएफसी बैंक निजी है, एक्सिस बैंक निजी है, न जाने कैठो निजी बैंक आ गए। तो फिर राष्ट्रीयकरण काहे किया था? उस समय की मांग थी, अब इस समय की मांग को चला गया। तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में सबसे खास बात यही होती है कि मौकाए वारदात के हिसाब से आप फैसला करते रहिए, लेकिन अगर आप पूंजीवाद हैं तो आपको पूंजीवाद के साथ ही मरना होगा। आप साम्यवाद हैं तो साम्यवाद के साथ मरना होगा, पूंजीवाद कैसे ले आएंगे? अब हम चूंकि दोनों हैं, इसे हम देखते हैं कि एक पहिया फंस रहा है तो एक को इधर से निकाल ले जाते हैं। दोनों पहिया है ना हमारे पास। लेकिन 1930 का दशक, 1930 का दशक यूएसए में, 1930 का दशक यूएसए में उथल पुथल का वर्ष था। उस समय अमेरिका, अमेरिका माने यूएसए, उस समय अमेरिका एक बड़ी मंदी के प्रभाव में था। एक बड़ी मंदी के प्रभाव में था, जिसे हम तीसा की मंदी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? तीसा की मंदी कहते हैं। ठीक है बेटा? हाँ लिखिए, इस समस्या के समाधान के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स, अभी सुना हुआ नाम है, कोई अपरिचित नाम नहीं है। जॉन मेनार्ड कीन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की।
जॉन मेनार्ड कीन्स ने किसकी बेटा? मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की। जिसमें उन्होंने बताया कि संसाधनों के 55% भाग पर निजी स्वामित्व होना चाहिए तथा 45% भाग पर निजी स्वामित्व होना चाहिए तथा 45% भाग पर किसका बेटा? सरकारी स्वामित्व होना चाहिए। उन्होंने यह अवधारणा 1930 में प्रस्तुत की। उन्होंने यह अवधारणा कब प्रस्तुत की बेटा? 1930 में प्रस्तुत की। ठीक है, पैरा चेंज करिए। वही ऑस्कर लॉन्ज लिख दें बेटा। वही ऑस्कर लॉन्ज ने, नाम है बेटा अर्थशास्त्री का, पोलैंड के थे। वही ऑस्कर लॉन्ज ने बताया कि साम्यवाद में भी पूंजीवाद की आवश्यकता होती है। साम्यवाद में भी किसकी बेटा? पूंजीवाद की आवश्यकता होती है। तो दोनों लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की, एक पूंजीवाद में साम्यवाद, एक साम्यवाद में पूंजीवाद की बात की। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? तो मोटा मोटा रूप में अर्थव्यवस्था तो दो ही होती है बेटा, है ना? अब उस दो का कॉम्बिनेशन बनाइए तो न जाने कितने कॉम्बिनेशन होंगे। भारत तो एक अलग ही कॉम्बिनेशन में चल रहा है। यानी टिपिकल दो ही अर्थव्यवस्था हो सकती है, एक तो राज्य आधारित अर्थव्यवस्था और एक निजी आधारित अर्थव्यवस्था। अब इसका कॉम्बिनेशन कैसा बनाते हैं? जैसे आपके देश की आवश्यकता हो। जैसे आप देख रहे थे कि अभी भी अगर सरकार निःशुल्क भोजन वोजन न बांटती, कोविड में फ्री में इंजेक्शन नहीं लगाती, तो न जाने कितने लोग मर जाते। तो राज्य आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसने इस समस्या को संभाल लिया। अगर ये पूंजीवाद होता, विशुद्ध रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती, तो मर जाइए कोविड से, हमसे क्या लेना देना है। खाना नहीं मिल रहा है, ना मिले। रतन टाटा पूछने आते हैं या अडानी पूछने आते हैं कि आजमगढ़ में या किसी शहर में कितने लोगों के घर में चूल्हा नहीं जला? उनसे क्या लेना देना है, सरकार से लेना देना है। और आपकी सूचना के लिए बता दूं, एक भी आदमी अगर भूख से मर गया तो सरकार की तबाही तो तय जानो। सरकार कोई लंगर और मेस भले न चलाती हो, लेकिन सरकार के नैतिक दायित्व है कि एक भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं होनी चाहिए। और अगर कभी कहीं ये प्रमाणित हो जाता है कि कोई आदमी भूख से मर गया ना बेटा, तो सरकार की इतनी किरकिरी होती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और सरकार एकदम जुट के लीपापोती में जुट जाती है कि किसी तरीके से सिद्ध कर दें कि आदमी जो मरा है भूख से नहीं मरा है। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे हम। आज की डेट में हमारी सरकारें मुंह नहीं दिखा पाएंगी अगर पूरे भारत में कभी भी कहीं भी कोई भी भूख से मर जाए तो। कभी भी आप नहीं सुनोगे कि कोई आदमी भूख से मर गया। मरते जरूर हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि उड़ीसा में 4-5 आदिवासी भूख से मर गए। तो हमारे यहाँ तो मीडिया बड़ी पावरफुल है ना बेटा, तो आप तो पहले जांच पड़ताल बाद में करोगे, पहले हम जांच, मीडिया वाले कैमरी लेके पहुंची गए उसके घर। और घर क्या, झोपड़ी झापड़ी यही होता है आदिवासियों का, और क्या होता है। कैमरा लेके घुस गए घर के अंदर और लगे तरसने लेने। अनाज का एक दाना पूरे घर में मौजूद नहीं था, चूल्हा जलने का कोई साक्ष्य ही नहीं था। यही तो ढूंढ रहे थे कि हम सिद्ध कर डालें कि खाने बिना मरे हैं, भूख से मरे, और सही में मरे थे।
अब सरकार की परेशानी है कि वो ये सिद्ध करे कि ना ये भूख से नहीं मरे थे, क्योंकि हम तो इतने सक्षम हैं कि अरे होना ही चाहिए। आपके यहाँ 3-4 हजार टन गेहूं बारिश में बर्बाद होता है भीग के, और कोई खाने भी ना मर जाएगा इस देश में। हजारों टन गेहूं हर साल हमारे चूहे खा जाते हैं, जानबूझ के बारिश में भिगोते हैं। अब जानबूझ के भिगोते हैं कि गलती से भीगता है वो अलग बात है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गेहूं के बोरे पे समरसेबल की पाइप लगा के पानी डालते हुए। ये खेल है ना बेटा। अब जैसे मान लो कि ये जो एफसीआई के गोदाम वगैरह है ना बेटा, नाम सुना है ना, तो इनके गोदाम में चूहे बहुत हैं। अरे जहां अनाज होगा बेटा चूहे हुए हो ही जाएंगे। तो पूरे भारत भर में ये चूहे मिलके लगभग 300-400 टन गेहूं खा जाते हैं, आंकड़े के हिसाब से। अब गेहूं को चूहे खाए कि नहीं खाए, कागज में तो खाई है। अब 400 टन गेहूं अगर मार्केट में बेच दिया गया चूहे के नाम पे, तो मुझे लगता है ठीक ठाक कमाई है। गेहूं सड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि गेहूं सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा तो डेटा कैसे मेंटेन होगा। तो जानबूझ के गेहूं के बोरों पे पानी डालते हैं, जानबूझ के, जबकि वो अंदर रखा हुआ है ताकि भीग जाए, सड़ जाए। सड़ेगा एक बोरा और कागज में दिखाएंगे 200 बोरा। 199 बोरा कहाँ? हाँ, मुझे लगता है आप समझ ही रहे हैं। तो मुझे लगता है एक ऐसा देश जिसमें आप हर बारिश में देखते, बारिश में क्या आपने देखा होगा, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पे खुले में गेहूं रखा हुआ है और बारिश में भीग रहा है, किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। जानते हो क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा कि एफसीआई के सारे गोदाम एकदम नेक टू नेक भरे हुए हैं, एक बोरी रखने की जगह नहीं है। ये अच्छा लक्षण है भाई, ये कोई बुरा लक्षण नहीं है। लेकिन समस्या यह है बेटा, इस देश में भूख से तो नहीं कोई मर सकता ना। तो अब वहां सरकार जुट गई, मीडिया वाले तो सिद्ध कर दिए, इससे घर में चूल्हा देखिए जला ही नहीं है। भाई देख के लगता है ना चूल्हा जला था कि नहीं जला था। खाने पीने का एक दाना घर में मौजूद ही नहीं है, पूरे घर भर में तलाशी ले डाले। अब सरकार की बारी थी, सरकार ने सिद्ध कर दिया कि नहीं, भूख से नहीं मरे हैं। इन लोगों ने आम की गुठली खा लिया। आम की जो गुठली होती है ना, उसके अंदर थोड़ा सा कुछ सॉफ्ट टाइप का रहता है, लेकिन वो खाने लायक चीज नहीं होती। और वो भूख से इतने बिलबिलाए कि आम की गुठली खाया। सरकार का ना, नहीं भूख से नहीं, गुठली खाया ना। अरे शर्म नहीं आती सब कहने में? आपके लाखों टन अनाज इधर उधर बर्बाद हो रहे हैं और कोई गरीब भूख से काहे मर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे तमाशा मत करिए, सड़ा के फेंकने से बढ़िया है कि गरीबों को बांट दीजिए। बांट रहे हैं, बांट रहे हैं भैया, बांटना ही चाहिए। आपके पास जो 1000 टन गेहूं बारिश में बर्बाद हुआ, किसी गरीब के घर क्यों नहीं पहुंच गया? क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? तो यही है बेटा हम लोग की अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं ना बेटा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी खासियत है, संकट में सरकार सामने खड़ी हो जाएगी। संकट नहीं होगा भले सरकार ना रहे, लेकिन जब संकट आएगा आपके ऊपर, एकदम अग्रिम मोर्चे पे खड़ी होगी सरकार। ये पूंजीवाद में ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, एक नोट बनाइए बेटा। अब अर्थव्यवस्था क्या करती है बेटा कि दुनिया को अलग अलग वर्ड में विभाजित करती है, अलग अलग खेमे में बांटती है। जरा सुन लेना फिर लिखना। एक खेमे को कहते हैं प्रथम विश्व के राष्ट्र, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। एक को कहते हैं सेकंड वर्ल्ड कंट्री, एक को कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और एक को कहते हैं फोर्थ वर्ल्ड कंट्री, और एक को कहते हैं फिफ्थ। नहीं नहीं, चार ही हैं। यानी पूरे चार खेमे में बांटा गया। तो एक बंटवारा क्यों किया गया होगा, उसी को थोड़ा समझना है। तो लिखें, प्रथम विश्व के राष्ट्र, प्रथम विश्व के राष्ट्र, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। क्लियर है बेटा? अब किन देशों को, अरे रुको रुको, घबराओ मत।
किन देशों को हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहेंगे, प्रथम विश्व के राष्ट्र कहेंगे? कोई लक्षण होगा, कोई सिम्टम होगा, तभी ना कहेंगे। तो सिम्टम के आधार पे ही हम लोग फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड कहते हैं बेटा। क्लियर है? ध्यान से पहले सिम्टम सुनिए। विकसित देश हो, अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो। फिर से सुनो, कोई राष्ट्र विकसित हो, विकसित राष्ट्र किसे कहते हैं हम शुरू में बता चुके हैं। कोई राष्ट्र विकसित हो, उसकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो, तो ऐसे राष्ट्र कहलाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। अमेरिका क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। पूरा यूरोप क्या है बेटा? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। जर्मनी क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। फ्रांस क्या है? प्रथम विश्व के राष्ट्र हैं। क्लियर है बेटा? परिभाषा बहुत सिंपल है। देखिए, ऐसे राष्ट्र जिनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो, ऐसे राष्ट्र जिनकी अर्थव्यवस्था कैसी हो बेटा? पूंजीवादी हो, तथा विकसित राष्ट्र हो। तथा राष्ट्र कैसे हो बेटा? विकसित हो। तो ऐसे राष्ट्रों को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? बोले प्रथम विश्व के राष्ट्र। कुछ उदाहरण एक दो लिख डालो, जैसे अच्छा, जैसे लिख के रुके हो? लिख रहे हो ना? किसका किसका नाम लिखा? अमेरिका लिखा, फ्रांस लिखा, जर्मनी लिखा, ऑलमोस्ट पूरा यूरोप है। क्लियर है बेटा? आगे लिखो, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री, द्वितीय विश्व के राष्ट्र। द्वितीय विश्व के राष्ट्र। सेकेंड वर्ल्ड कंट्री, खासियत लिखे बेटा, अर्थव्यवस्था साम्यवादी हो। अर्थव्यवस्था कैसी हो बेटा? साम्यवादी हो, तथा राष्ट्र विकसित हो। राष्ट्र क्या हो बेटा? विकसित हो। ठीक है? उदाहरण कोई नहीं बेटा। जापान साम्यवादी नहीं है बेटा। आज की डेट में सेकेंड वर्ल्ड कंट्री में कोई नाम नहीं है, ये लिस्ट खाली है। साम्यवादी कुछ अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, लेकिन वो विकसित नहीं है। जैसे उत्तरी कोरिया का नाम ले सकते हैं, क्यूबा का नाम ले सकते हैं, लेकिन ये क्या विकसित देश आपको लगते हैं? तो सेकेंड वर्ल्ड कंट्री की लिस्ट खाली है आज की डेट में। क्लियर है बेटा? किसी जमाने में द्वितीय विश्व के राष्ट्र में रशिया हुआ करता था, अब वो जगह खाली हो गई, क्योंकि रशिया अब साम्यवादी देश नहीं है। क्लियर है बेटा? भारत किस दुनिया का राष्ट्र है? सुना है आपने ना कि भारत को हम लोग कहते हैं कि भारत थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तीसरी दुनिया का राष्ट्र है। तो आखिर कोई परिभाषा होगी ना तीसरी दुनिया की, लिखें। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तीसरी दुनिया के राष्ट्र, परिभाषित किया जाए बेटा, अर्थव्यवस्था चाहे जैसी हो। चाहे जैसी मतलब पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो, मिश्रित हो, है ना? देश विकास से, अल्प विकसित हो, अविकसित हो, तीनों लिखिएगा। देश क्या हो बेटा? विकासशील हो, अल्प विकसित हो, अविकसित हो। देखो बेटा, मोटा मोटा तो तीन ही दुनिया है। एक दुनिया में कौन है तय हो गया, दूसरी दुनिया में तय हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो बाकी सब बचे हैं वही ना तीसरी दुनिया में होंगे, और नहीं कोई दुनिया है। जैसे बच्चे नाराज हो रहे हैं कि अभी आप बोले थे सर चौथी दुनिया है।
चौथी दुनिया की कहानी अलग है, वो तो छोड़ ही दो, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था को तीन ही खेमे में बांटते हैं, दो खेमा तो साफ दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि बाकी जो बच गए वो सब के सब कहाँ होंगे बेटा? तीसरी दुनिया में। और बाकी कौन बचेगा? विकासशील बचेंगे, अविकसित बचेंगे और अविकसित बचेंगे। क्लियर है बेटा? और अर्थव्यवस्था मैंने कहा कि इनकी चाहे जैसी भी हो। क्लियर है बेटा? अब लिखें फोर्थ वर्ल्ड कंट्री, चौथी दुनिया के राष्ट्र। फोर्थ वर्ल्ड कंट्री क्या कहेंगे बेटा? चौथी दुनिया के राष्ट्र। तो चौथी दुनिया के राष्ट्र का क्या मतलब है बेटा, वो थोड़ा समझ लें। इन चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं, उसका लेना देना कुछ अलग है। पहले सुन लीजिए फिर लिखिए। कहा गया कि एक ऐसा राष्ट्र जो विदेशी ऋण चुकाने में अक्षम हो जाए। ऐसा कोई भी राष्ट्र जो अपने लिए गए विदेशी ऋण को चुकाने में असमर्थ हो जाए, वो हर राष्ट्र कहलाएगा चौथी दुनिया का राष्ट्र। अभी एक देश जा रहा है बेटा चौथी दुनिया में, ठीक है? थोड़ा एक मिनट, ए अखिलेश, उनको बुलाइए जरा। फिर शुरू करते हैं। तो चौथी दुनिया में पहुंचे बेटा, चलना है चौथी दुनिया में भाई। लिखे ऐसा राष्ट्र, ऐसा राष्ट्र, ऐसा राष्ट्र जो अपने विदेशी कर्ज को चुकाने में अक्षम हो। ऐसा राष्ट्र जो अपने विदेशी कर्ज चुकाने में क्या हो बेटा? अक्षम हो, समर्थ न हो। ऐसा हर राष्ट्र क्या कहलाता है बेटा? चौथी दुनिया का राष्ट्र, है ना? अफ्रीका के कई राष्ट्र हैं, वैसे हमारे पट्टीदार भी अब नाम लिखाने ही जा रहे हैं ठीक है, लिखाने क्या जा रहे हैं? चौथी दुनिया के राष्ट्र हो ही गए, यानी विदेशी ऋण अब ये चुका उका नहीं पा रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो डिमार्केशन हो गया क्लियर। पहली दुनिया के राष्ट्र, दूसरी दुनिया के राष्ट्र, तीसरी और चौथी। तो चौथी की तो एक अलग कैटेगरी ही है, उसको किनारे करो। तो चौथी कैटेगरी यही है कि जो विदेशी ऋण को चुकाने में अक्षम हो जाए। और धीरे धीरे ऐसे देश अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर लेते हैं, दिवालिया घोषित कर लेते हैं कि अब हमारी आर्थिक सामर्थ्य इतनी बची ही नहीं कि जो हमने ऋण वण लिया है आपसे वो हम चुकाने की दशा में हो गए। श्रीलंका का वही हुआ। श्रीलंका ने भी, श्रीलंका का जो बवाल हुआ उस पर नजर आपकी होगी, यही तो हुआ।
वो विदेशी ऋण चुकाने में सक्षम हो गए। चाइना का मेरा पैसा दे दीजिए, आपको एक बंदरगाह हमने विकसित किया है हम्बनटोटा। श्रीलंका ने कहा कि तो पैसा नहीं, कहा तो ठीक है बंदरगाह ही ले लेते हैं। अरे ये तो वही हाल है भैया कि घर बनवा रहे हैं, बड़े प्यार से हमने जाके पूछा कि पैसे वैसे की दिक्कत होगी तो बताइएगा, तो आपको लगा पड़ोसी बड़ा अच्छा है और आपने अपनी हर जरूरत में मांग लिया कि भैया सीमेंट खरीदना है, थोड़ा पैसा वैसा नहीं है, कुछ होता तो सीमेंट मंगा लेते, आप देते गए। और जब घर बन के तैयार हो गया तो फिर आपने कहा कि मेरा दे दीजिए, और आपको पता है कि उसके पास पैसा है नहीं। अब वो क्या करेगा? घर ले लेगा। तो चीन वही कलाकार है, वो पाकिस्तान ले लेगा, मजाक नहीं कर रहे हैं। एकदम जो मांगते गए देता गया। एक दिन जब उनसे वसूली करेगा ना, वो बहुत सातिर देश है बेटा, वो किसी का सगा नहीं है, वो सबको जाल में फंसाता है, बहुत लोगों को फंसा चुका। बांग्लादेश लेने जा रहा था, भारत ने सहेज दिया कि फंसीएगा मत उसके जाल में, वो ऐसे जाल में फंसाता है। सड़क बनवा दें आपके यहाँ, देश कहता अरे अरे इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है, तो सड़क बनवा देगा, फिर बिल वाउचर पकड़ा देगा आपको, ये हमारा बिल वाउचर आप दे दीजिए, और जान रहा है कि नहीं दे पाएंगे। वन बेल्ट वन रोड नाम सुना है? वन बेल्ट वन रोड ये एक्चुअल में एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है चाइना की, जो एक बहुत लंबा सा रूट बना रहा है। वो रूट पाकिस्तान होते हुए डोकलाम में उसी रूट को लेकर बवाल हो गया भूटान से, जिसमें भारत अड़ गया। तो पाकिस्तान से कहा कि हम सड़क बना दें आपके यहाँ एकदम वर्ल्ड क्लास की। पाकिस्तान ने कहा बना दें, बिल्कुल बना दें, नेकी और पूछ पूछ। तो बनाने लगा, और मालूम चला ये सारा पाकिस्तान पे वो उधार है। अभी तो प्रोजेक्ट ही खतरे में पड़ रहा है। भारत से भी कहा कि आप भी इसमें शामिल हो जाइए, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। भारत ने कहा नमस्कार, हम इसे बवाल में नहीं पड़ते, तो भारत उसमें शामिल ही नहीं हुआ। अब पाकिस्तान की हालत आप देख ही रहो, रोज वन बेल्ट वन रोड के इंजीनियर और टीम के ऊपर आतंकवादी हमला बोल रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, 7 8 10 मर रहे हैं। अब फंस गया, चीन भी फंस गया और पाकिस्तान। और चीन तो आंखें तरे रहा हमेशा पाकिस्तान पे कि तुम्हारे देश में हमला हो रहा है, तुम इसको रोक नहीं सकते, पैसा नहीं लगा रहे हो तो कम से कम रोको तो सही। और पाकिस्तान की कुवत है, रोक लेगा। वो सब बलूच रिपब्लिकन आर्मी वाले हैं, बीएलओ वाले हैं, बीएलए, बलूच रिपब्लिकन आर्मी, जो पाकिस्तान की सेना को ढूंढ रहे हैं, बाकी चीन को छोड़ेंगे वो। तो ये सब बड़ा एक अजीब अजीब सा मंजर है बेटा। तो दुनिया में ये सब चलता रहता है, हर देश किसी को जाल में फंसाने की कोशिश करता है। क्लियर है बेटा? पाकिस्तान फंस गया, अब ये विदेशी ऋण चुका नहीं पा रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मुझे लगता है आप देख रहे 4-6 महीने से सब चल रही थी बातचीत कि कुछ उधार दे दिए, उसने कहा हम नहीं दे पाएंगे, भिखमंगों को उधार नहीं देते। अरे लौटाओगे कैसे पहले ये तो बताओ, उधार हम कैसे दे दे? बैंक है ना बेटा, वो सोशल वर्क थोड़ी करने चला है। अगर वो उधार दे रहा है तो भी ये जांचने की कोशिश करेगा कि मेरा पैसा लौटा पाओगे कि नहीं लौटा पाओगे। आप एक बैंक से उधार लेने जाते हैं, बैंक किसको उधार ज्यादा देता है? जिसके लौटाने का सामर्थ्य ज्यादा होता है, बैंक उसको उधार ज्यादा देता है। 30-30, 40-40 हजार करोड़ उधार दे देता है। हमें आपको नहीं देगा, हमें आपको उतना ही देगा जितनी बैंक को लगेगा कि हमारे लौटाने की औकात है। तो दुनिया बैंक है ना बेटा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो किसको उधार देगा भाई? जो लौटाने में सक्षम है। पाकिस्तान लौटाने में सक्षम नहीं है, तो पाकिस्तान आज के डेट में चौथी दुनिया का राष्ट्र तो बन ही गया, एकदम लिखा पड़ी है। क्लियर है बेटा? अब बेटा कुछ हम शब्दावली पे चर्चा पहले कर लेंगे, तब फिर हम धीरे धीरे राह निकालेंगे उधर से कैसे आगे बढ़ते हैं। रास्ता है, सब कुछ प्लाट है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं। अर्थव्यवस्था में हम कुछ नाम पढ़ते हैं बेटा, तो उन नाम से पहले परिचय कराना होगा आपका, और उसी में से अर्थव्यवस्था भी निकलती है जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहले सुनिए, पहले हम बोल रहे हैं, पहले नाम सुन लीजिए, आज लिस्ट बनाते हैं, है ना बेटा। एक नाम है जिसको हम लोग कहते हैं आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिकल ग्रोथ। नाम सुना है? कहीं बोलते हुए पढ़ते हुए सुना है? आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिकल ग्रोथ। एक नाम है जिसको कहते हैं आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये भी सुना हुआ नाम है। एक नाम है जिसको कहते हैं संपोषणीय विकास,
जिसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाम सुना है? अरे सुना है, नहीं सुना है? हाँ ना बोला जा सकता, हम पूछेंगे नहीं कोई। भूकंप वाला तो कल पूछेंगे, आज टेंशन मत पड़िए, है ना। आगे एक को हम लोग कहते हैं आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस, और एक को कहते हैं समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो आखिरकार इन शब्दों में डिफरेंसेस क्या है, इसमें समानता क्या है, इसमें अंतर क्या है? यहीं से पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था का राज इसी में छुपा हुआ है। चलो हम एक प्रश्न पूछते हैं। कभी आपने सुना है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI? हर वर्ष मानव विकास सूचकांक जारी होता है, देशों को लिस्ट में। तो मानव विकास सूचकांक किसका द्योतक है, किसका मापक है? आर्थिक समृद्धि का है, आर्थिक विकास का है, आर्थिक प्रगति का है, किसका है? कल को यही विकल्प में पूछ लेगा तो HDI से क्या मापते हैं? बवाल हो जाएगा। राष्ट्रीय आय किसका मापक है? नेशनल इनकम किसका मापक है? सब बहुत दिक्कत है बेटा, और आपको अभी ABCD ढंग से नहीं पता है बेटा, इसमें हम सब पता कराएंगे। तो पहले एक लिस्ट बनाते हैं बेटा आज, और इसी लिस्ट पे हम लोग काम करेंगे, है ना। फिर से एक नोट बनाइए और नाम क्रम से लिखना है बेटा, और कोशिश करिए अगर अंग्रेजी में भी लिख सकें तो बढ़िया है, नहीं तो हिंदी वाला तो बहुत ही जरूरी है। पहला नाम लिखिए आर्थिक समृद्धि। पहला क्या है बेटा? आर्थिक समृद्धि। इंग्लिश वाला लिखो इकोनॉमिकल ग्रोथ। अगर अंग्रेजी में नहीं लिख सकते तो देवनागरी में लिख लो, कोई हर्जा नहीं है। इकोनॉमिकल ग्रोथ। अगला आर्थिक विकास। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। हो गया बेटा। अगला अगला बोलो बेटा। अरे कुछ भी बोलो, कोई क्रम थोड़ा ही है। इतना नाम सुना उसमें कुछ भी बोलो। देखें, समपोषणीय विकास, समपोषणीय विकास, या इसका एक नाम और भी है हिंदी में, सतत पोषणीय विकास। समपोषणीय विकास, या इसका क्या बेटा? सतत पोषणीय विकास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हो गया बेटा। आगे लिखो आर्थिक प्रगति। अगला नाम क्या होगा बेटा? आर्थिक प्रगति। इंग्लिश में इकोनॉमिकल प्रोग्रेस। हो गया बेटा। अगला समावेशी विकास। इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव लिख लेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसको हल्के में मत लीजिएगा बेटा, लगभग हर कंपटीशन में यहां से घुमा फिरा के चीजें आपसे पूछ रहे हैं, तो थोड़ा पहले इसको समझते हैं, फिर विस्तार से बात करेंगे। तो आज बेटा यहीं तक।